नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमरावती से, जो देश की ऐसी पहली कैपिटल सिटी बनेगी रेन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाली, और इस इनिशिएटिव को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों, अमरावती के बारे में आप जानते हैं कि ये एक ग्रीनफील्ड सिटी होगी, इसको स्क्रैच से बनाया जा रहा है। तो रेन्यूएबल एनर्जी से पावर करना इन चीज़ को आसान होगा, और इसी कारण इसको शुरुआत से ही एक सोलर सिटी बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। 2700 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी यहाँ पर डेवलप की जाएगी सोलर, विंड और हाइड्रो पावर सोर्सेज से, जो इसके इनिशियल फेज के लिए होगी। 2050 तक जब अमरावती एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी, तो उस समय इसको ऑलमोस्ट 2.7 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, जिसमें से एटलीस्ट 30% ऑफ द एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों जापानीज कंपनी एनटीटी डेटा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में एक डेटा सेंटर क्लस्टर को डेवलप करने जा रही है, और इसके लिए वो 1000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, एक कंपनी एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जो कि हैदराबाद में हेवीली इन्वेस्ट करने वाली है। जी, इनका एक एआईडी डेटा सेंटर क्लस्टर होगा, जिसकी कैपेसिटी 400 मेगावाट के आसपास होगी। इस इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा 25,000 जीपीयूज के साथ। इसके अलावा इस डेटा सेंटर क्लस्टर को रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट करने की बात की गई है, जिसके चलते 500 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप की जाएगी हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की, और हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स आपको यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अब ये दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए नोएडा में एक बड़ा क्लोवरलीफ इंटरचेंज बनाया जाएगा, और इसको लेकर अभी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो उसे क्लोवरलीफ इंटरचेंज महामाया फ्लाईओवर के पास बनकर तैयार होगा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चीला एलिवेटेड रोड को यमुना पुस्ता रोड से कनेक्ट करेगा, जिसका कंस्ट्रक्शन आगे चलकर स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह से एम्स दिल्ली के पास एक इंटरचेंज बनाया हुआ है, वही सेम मॉडल यहाँ पर अपनाया जाएगा, उसी तरह से इसको भी बनाया जाएगा। एक बार ये तैयार हो जाता है तो दिल्ली, हरियाणा और यूपी, इन तीनों स्टेट्स के बीच एक हाई स्पीड कॉरिडोर क्रिएट हो जाएगा। दिल्ली और हरियाणा की तरफ से यूपी की तरफ जाने वाले लोग नोएडा एक्सप्रेसवे को काफी इजीली बाईपास करके आगरा और लखनऊ की तरफ ट्रैवल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका सरकार के द्वारा एक और आईटी पार्क अप्रूव कर दिया है बेंगलोर के आसपास, और इस आईटी पार्क को 3273 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आईटी पार्क स्पेसिफिकली टाटा इंटेलियल पार्क में बनकर तैयार होगा। वाइट फील्ड में 25.5 एकड़ ऑफ एरिया में फैला होगा, जिसे टाटा रियल्टी के द्वारा डेवलप किया जाएगा, और टीसीएस यहाँ पर मेन इन्वेस्टर होगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी तरह की अप्रूवल्स मिल गई हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी इंक्लूडेड है। ओवरऑल एक बार जब तैयार हो जाता है तो इसके चलते 5,500 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से है, जो टोलिंग को लेकर एक और इनिशिएटिव देश में प्लान कर रहे हैं, और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारे देश में वो सभी नेशनल हाईवेज जहाँ पर 4 से कम लेन्स हैं, उन सबको टोल फ्री बना दिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल हमारे देश में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इवन 2 लेन के जो नेशनल हाईवेज है वहाँ पर भी टोल चार्ज किया जाता है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। मिनिमम 4 लेन के हाईवे पर ही टोल चार्ज किए जाएंगे। इनफैक्ट हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूवल भी दे दी गई है, और फाइनल अप्रूवल के लिए उन्होंने इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में भेजा है। इसके साथ साथ एक और प्रपोजल उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में भेजा है, जिसके अकॉर्डिंग एनुअल पासेस इशू करने की बात की गई है। अब उस 3000 रुपये का ये पास होगा, जिससे कि कार ओनर्स अनलिमिटेड ट्रैवल कर पाएंगे, यानी कि वो जितनी बार टोल से गुजरेंगे उनको इससे ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। और हाई चांसेस यही है कि दोनों के दोनों पर्पसेस को हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल मिल जाएगी। अब ये दोस्तों अपडेट हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए एक डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्लान कर रही है, और इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमने जितनी भी पीएलआई स्कीम्स और दूसरी भी स्कीम्स लॉन्च की हैं, वो सभी की सभी सक्सेसफुल रही हैं, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन में बड़ी स्किल पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। और अब उसके साथ साथ डिजाइनिंग को लेकर भी यहाँ पर काम करने की बात की गई है, जिसमें सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग भी इंक्लूड की जाएगी। 30 के आसपास सेमीकंडक्टर और 30 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर टारगेट की जा रही है इनिशियल बेसिस पर, जिसमें मॉडेम्स, वाईफाई चिप्स, एनएफसी चिप्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम गेटवे, स्मार्ट मीटर्स, ऐसी सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। $4 बिलियन का ये पैकेज होगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट होगा अगर आप पीएलआई कैटेगरी में देखेंगे। और इसे लाने का मेन एम यही है कि भारत में इन प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग करके हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनमें लोकल वैल्यू एडिशन को बढ़ाकर 60% के आसपास ले जाया जाए। अगली दोस्तों अपडेट फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई 3.0 को लेकर अभी प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी एक कोरियन डेलीगेशन ने एमएमआरडी के साथ भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, मुंबई 3.0 एक वर्ल्ड क्लास सिटी होने वाली है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार को ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और वर्ल्ड क्लास प्लानिंग भी चाहिए। साउथ कोरियन और जापानीज कंपनीज इन दोनों चीज़ों में काफ़ी आगे हैं, क्योंकि वो कई दशकों से काम करते आए हैं। सेम काम उनके द्वारा न्यू नोएडा सिटी में भी किया जा रहा है, जहाँ पर साउथ कोरियन और जापानीज टाउनशिप्स बनकर तैयार होनी है, और उसी तरह से मुंबई 3.0 में भी वो काम करेंगे। पिछले साल एमएमआरडी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड स्मार्ट सिटीज फोरम के साथ में एक एमओयू साइन किया था मुंबई 3.0 के डेवलपमेंट को लेकर, और उसी का ही ये हिस्सा है कि अभी कोरियन डेलीगेशन यहाँ पर आया है इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत करने के लिए।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, डेटा सेंटर्स, फिनटेक इंक्यूबेशन हब्स, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है। देखते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों जापानीज कंपनी मारुवेनी कॉर्पोरेशन तेलंगाना में एक इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करेगी और इसको लेकर उन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद की फ्यूचर सिटी में डेवलप किया जाएगा, जो आगे चलकर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तेलंगाना का। मारुवेनी कॉर्पोरेशन यहाँ पर वन ऑफ द पायनियर इन्वेस्टर्स होगी। 600 एकड़ के एरिया में इनका इंडस्ट्रियल पार्क फैला होगा, जिसको कई सारे फेजेज में डेवलप करेंगे। पहले फेज में 1000 करोड़ रुपये की इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाएगी और वो जापानीज कंपनी जो भारत में आकर बड़े स्केल पर काम करना चाहती है उनके लिए एक टाइप का हब होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल पार्क में वो उनका पूरा बेस सेटअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। और जैसे इसका पहला फेज तैयार हो जाता है तो 5000 करोड़ रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। अगले दोस्तों फिर से अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को तैयार कर दिया ईस्टर्न वाटर फ्रंट पर और आज इसका इनोवेशन करते हुए इसको पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों एक क्रूज टर्मिनल मसगांव में बनकर तैयार हुआ है। 4 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में 500 शिप्स और 1 मिलियन पैसेंजर्स को एनुअली हैंडल कर पाएगा। 3 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, जहाँ पर ग्राउंड और पहला फ्लोर पैसेंजर हैंडलिंग के लिए होगा, जबकि दूसरे और तीसरे फ्लोर को कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अराउंड 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास होगा। आज के समय में क्रूज टर्मिनल मुंबई के लिए नीडोदार था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज के नंबर लगातार बढ़ते गए हैं और जो डोमेस्टिक क्रूजेस थे उनके नंबर तो पहले ही बहुत ज़्यादा थे। तो इसी कारण अब एक डेडिकेटेड टर्मिनल यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, जहाँ से आपको क्रूज सर्विसेज ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जीपीएस रिन्यूएबल्स ये दोनों कंपनीज मिलकर देश में 10 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को सेटअप करेंगे और इसको लेकर उन्होंने 1200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट प्लान सामने रखा है। दोस्तों यहाँ पर हर एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की कैपेसिटी सेम होने वाली है, 15 टन पर डे या फिर 5475 टन पर एनम की, जहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के साथ साथ इसके बायो प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस किए जाएंगे 50 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ में, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और बायोमास पैलेट्स। हरियाणा का करनाल, कैथल और सिरसा में, यूपी के जौनपुर, सीतापुर और लखीमपुर खेड़ी में, छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में, जबकि आंध्र प्रदेश में भी एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में एक सीबीजी प्लांट बनकर तैयार होगा। सभी प्लांट्स को लेकर अभी इनको लैंड मिल चुकी है और इसी महीने के अंदर अंदर सबके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो नोएडा में टाइम स्क्वायर की तरह का नया अट्रैक्शन बनाएंगे और इसको लेकर लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली गई है। दोस्तों बेसिकली नोएडा अथॉरिटी ने उनके 49th फाउंडेशन डे पर इसकी अनाउंसमेंट की है। बताया गया है कि सेक्टर 18 में एक बड़ा एरिया पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया जाएगा टाइम स्क्वायर की तरह, जहां पर ह्यूज एलईडी स्क्रीन्स, एक क्रोमा वॉल, लाइव मैच, मूवी स्क्रीनिंग्स और पब्लिक स्पेसेस होंगी। टाइम स्क्वायर जैसी फैसिलिटीज के अलावा यहाँ पर एक सेपरेट किड्स प्ले जोन भी बनाया जाएगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 150 बच्चों की होगी, जबकि स्टैंडिंग कैपेसिटी 100 के आसपास बच्चों की होगी। 6500 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा, जहां पर इनिशियली 10 करोड़ रुपीस नोएडा अथॉरिटी खर्च करेगी। ओवरऑल ये काफ़ी वाइब्रेंट प्लेस होगी टाइम स्क्वायर की तरह लोगों के लिए। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर काम स्टार्ट कर देगी और उसके अगले 1 साल के अंदर अंदर ये तैयार भी हो जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट के मोदासा टाउन में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और अभी गुजरात के सीएम के द्वारा इसको इनोवेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दूसरा बस स्टेशन गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, जहाँ पर कई सारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बनाई गई हैं, जैसे कि कंफर्टेबल सीटिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं। और मोडासा जैसा टाउन जो कि काफ़ी छोटा है, उसके लिए काफ़ी बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि इसके चलते मोडासा में बस ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगा। एक डेडिकेटेड लोकेशन से लोग बसों में सफर कर पाएंगे। ओवरऑल 15 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च किए गए हैं और अब ये पब्लिक यूज़ के लिए तैयार है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।